हेलो एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं जिनकी बोलियां इस प्रकार हैं। उपभाषा और बोलियों के बारे में हम अब रिवीजन करेंगे। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली और हरियाणवी और दक्षिणी और ब्रजभाषा बुंदेली और कन्नौजी होते हैं। राजस्थानी हिंदी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी होते हैं। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी होते हैं। बिहारी हिंदी जो होते हैं वो भोजपुरी, मगही और मैथिली होते हैं। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊँ और गढ़वाली बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो राजस्थानी हिंदी की बोली है। मेवाती राजस्थानी उपभाषा वर्ग की बोली है। मेवाती को उत्तरी राजस्थानी भी कहते हैं। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी और पूर्वी राजस्थानी जो है वो जयपुरी और उत्तरी राजस्थानी मेवाती है। दक्षिणी राजस्थानी मालवी है। उत्तरी राजस्थान में इसका क्षेत्र अलवर, भरतपुर तथा आसपास के क्षेत्र हैं। मेव जाति के इलाके मेवात के नाम पर इसे मेवाती कहते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली, मगही और मगही। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत पहाड़ी बोलियां गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली आती है। बघेल राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास का इलाका बघेलखंड कहलाता है और वहाँ की बोली को बघेली कहते हैं। बघेली का उद्भव अर्ध-मागधी अपभ्रंश के ही एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। इसका क्षेत्र रीवा, नागौद, शहडोल और सतना, मैहर तथा आसपास का क्षेत्र है। कुछ अपवादों को छोड़कर बघेली में केवल लोक साहित्य है। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो पूर्वी हिंदी की बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो पूर्वी हिंदी की उपभाषा वर्ग की बोली है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो पूर्वी हिंदी से। पवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? पवारी जो है वो इनमें से किस बोली से संबंधित है? तो बुंदेली से संबंधित है। बुंदेली हिंदी भाषा की एक बोली है, जबकि पवारी और भदावरी और राठौरी और इत्यादि इसकी उपबोलियां हैं। बांगुरी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बांगुरी जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है। बांगुरी पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली के अंतर्गत आती हैं। बांगुरी को हरियाणवी अथवा हरियाणवी भी कहते हैं। हरियाणी या हरियाणवी भी कहते हैं। बांगुरू जो है शुष्क उच्च भूभाग के कारण यहाँ की बोली का नाम बांगुरी पड़ा। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। करनाल, रोहतक, दिल्ली, हिसार के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी या बांगुरू बोली किस अपभ्रंश में विकसित हुई है? तो पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो पूर्वी हिंदी की। हिंदी खड़ी बोली से अवधि की विभिन्नता मुख्य रूप से व्याकरणात्मक है। इसमें कर्ता कारक के प्रसर्ग विभक्ति ने का नितांत अभाव है। अन्य उपसर्गों के प्राय 2 रूप मिलते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। कर्म संप्रदान संबंध क का करण अपादान स त से ते अधिकरण म मा।
गठन की दृष्टि से हिंदी क्षेत्र की उपभाषाओं को 2 वर्गों और पश्चिमी और पूर्वी में विभाजित किया जाता है। अवधी पूर्वी के अंतर्गत ये आते हैं। पूर्वी की दूसरी उपभाषा छत्तीसगढ़ी है और अवधी को कभी-कभी बैसवारी भी कहते हैं। अवधी को कभी-कभी बैसवारी भी कहते हैं, परंतु बैसवारी अवधी की एक उपबोली मात्र है, जो उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली और फतेहपुर जिले के कुछ भागों में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है? तो अवधी में। निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? तो अवधी बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है। इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? तो अवधी में ने का प्रयोग नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है? तो अवधी। अवधी में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। गएल और भएल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? तो यह भोजपुरी और भूतकालिक है। गएल और भएल आदि भोजपुरी बोली की भूतकालिक क्रियाएं हैं। अब हम हिंदी की ध्वनियाँ के बारे में क्वेश्चंस देखेंगे। हिंदी की ध्वनियाँ के बारे में क्वेश्चंस देखेंगे। इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? तो न। नेक्स्ट, अवधि में संस्कृत मूर्धन्य संघर्षी स का ख और तालव्य स का स रूप उच्चारण होता है तथा न ध्वनि न में बदल जाती है, जैसे वेश, भूख और शीतल, शीतल, रावण और रावण और हर्ष और हरख, बाण और बाण इत्यादि। अवधि में ल ध्वनि प्राय र हो जाती हैं, कभी र ध्वनि भी र हो जाती हैं, जैसे तलवार, तरवारी और डाल और डारी और लड़का और लड़िका, पकड़ और पकड़ी इत्यादि। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? तो युग्मक ध्वनि है प्रसन्नता में। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है, जैसे अश्रुन, उत्फुल्ल, दिक्कत, प्रसन्नता आदि। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तब वह संप्रक्त ध्वनि कहते हैं, जैसे संबल और कंपन इत्यादि। यहाँ पर स और ब ध्वनियों के साथ म ध्वनि तथा क और प ध्वनियों के साथ म ध्वनि संयुक्त हुई है। दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं तो संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं, जैसे प्राण, घृणा, क्लांत और म्लान, प्रकर्ष इत्यादि। संयुक्त ध्वनियाँ अधिकतर तत्सम शब्दों में मिलती है। स्वर ध्वनि के प्रकार। स्वर ध्वनि के प्रकार जो है वो उपयुक्त तीनों। स्वर के तीन भेद होते हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर के बारे में हम अब देखते हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इन्हें एक मात्रिक कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर जो है, अब हम दीर्घ स्वर के बारे में पढ़ेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है। दीर्घ स्वर की जो संख्या है वो 7 है। आ, ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, औ और औ। इन्हें द्विमात्रिक कहा जाता है। अब हम लुप्त स्वर के बारे में पढ़ेंगे।
जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से तिगुना समय लगता है वे लुप्त स्वर कहलाते हैं। ये प्राय दूर से ही पुकारने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसलिए उच्चारण की स्पष्टता के लिए इनके आगे बड़ा ओ लगा दिया जाता है। इसको हम गुरु कहते हैं, लगा दिया जाता है। और इसका तात्पर्य है कि तिगुना समय इन्हें त्रिमात्रिक कहा जाता है, जैसे ओम, हे राम आदि। इन सभी स्वरों का अनुनासिक उच्चारण भी होता है, जैसे उदाहरण में दिया गया है। लुप्त स्वर का यह उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। जिनके उच्चारण में कम समय एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी अधिक समय 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर, तथा जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं। किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में मंचन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। सही कथन चुनना है तो इसका आंसर हो जाएगा य और व ध्वनियां अर्ध स्वर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, य, र, ल, व को अंत अस्त कहते हैं। य, र, ल, व को अंत अस्त स्वर कहते हैं, और क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजन तथा स्वरों का मध्यवर्ती सा लगता है। स्वर व्यंजनों के ये अंत स्थिति से जान पड़ते हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालु और दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है। इन चारों वर्णों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं हो सकता है। जब किसी व्यंजन में स्वर नहीं रहता तब उस व्यंजन के नीचे हल का चिन्ह लगा दिया जाता है। हिंदी के प्रत्येक शब्द के अंतिम अ लगे वर्ण का उच्चारण हलंत सा होता है, जैसे रात, पुस्तक, मन इत्यादि। यदि अकारांत शब्द का अंतिम वर्ण संयुक्त हो तो अन्य अ का उच्चारण पूरा होता है, जैसे सत्य, ब्राह्मण, धर्म इत्यादि। व्यंजनों की संख्या 35 है, जिनमें से अर और ढ द्विगुण व्यंजन है। अवधेश का विग्रह अवध प्लस इस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अंतःस्थ वर्ण है तो वह। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतःस्थ नहीं है तो ब जो है वो नहीं है अंतःस्थ व्यंजन। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है तो यह जो है वो स्पर्श व्यंजन नहीं है। कामता प्रसाद गुरु ने ब्राह्मण पर्यंत के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? कामता प्रसाद गुरु ने ब्राह्मण पर्यंत के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं तो 2। कामता प्रसाद गुरु ने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में आदृत किया है कि ब्राह्मण पर्यंत के अनुसार व्यंजनों के 2 भेद हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण हैं। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।